हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 12 में विषय भूगोल में मानव भूगोल। इसके पहले हमने जो हमारा आगे का वीडियो था, हमने देखा कि भूगोल का उद्भव कैसे हुआ। 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच कुछ कार्य किए गए, अलग अलग खोजें की गई, नक्शे की खोज हुई। तो इस तरीके से फिर भौगोलिक स्तर पर हमने जाना कि नक्शे के द्वारा कि कौन सी देश कहाँ है, कहाँ का कैसा वातावरण है, कैसा एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से हम आगे का फिर जो हमारा 20वीं सदी है, 21वीं सदी है, वो उस पर हम लोग आज चल रहे हैं। इसके बाद मानव भूगोल की विषय वस्तु। मानव जो है वो भूगोल से जुड़ा हुआ प्राणी है। वो धरती पे ही रहता है, जल का यूज़ करता है, जमीन का यूज़ करता है, पर्यावरण का यूज़ करता है, नदी तालाब जितना भी है प्रकृति के द्वारा जो भी मिल रहा है सबका उपयोग करके वो अपने आप को धरती पे स्थापित करने का, अपना अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास करता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि मानव भूगोल की विषय वस्तु कौन कौन सी है। तो इसमें दो प्रकार है, पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में भूपृष्ठ, जल परिवहन, खनिज, वनस्पति, जलवायु, प्राकृतिक तत्व और जो प्रकृति से रिलेटेड प्राकृतिक तत्व होते हैं उनका समावेश होता है। तो भूपृष्ठ मतलब जो भी भूपृष्ठ है, अलग अलग भूपृष्ठ के हिसाब से मानव वर्तन करता है, व्यवहार करता है। भारत में देखो तो अलग अलग प्रकार के चारों जो दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चारों में अलग अलग तरीके से रहन सहन है, अलग अलग तरीके से खान पीन है, अलग अलग तरीके से वात व्यवहार है। तो भूपृष्ठ के हिसाब से जैसा होता है उस हिसाब से वो वहाँ का वर्तन करते हैं। भारत में 3 ऋतुएं बदलती है, मौसम के हिसाब से भी वो वर्तन करता है, व्यवहार करता है। ठीक उसी प्रकार से जल परिवहन का भी बहुत उपयोग करता है। जल के द्वारा कहीं पे भी आना जाना, जल परिवहन, जैसे पहले के समय में जल परिवहन का ही उपयोग होता था। आज आके परिवहन का रोड परिवहन, फिर रेल परिवहन, ये सब का उपयोग होने लगा, लेकिन पहले जल परिवहन का ही उपयोग होता था, जिसके कारण ही अलग अलग देश, कौन कौन से देश कहाँ पे है, कैसी कैसी संस्कृति कहाँ कहाँ पे स्थिर है, और कौन कौन से मतलब लोग हैं, किस प्रजाति के हैं, किस धर्म के, किस समुदाय के, उनका हम लोग अनुमान लगा पाए। फिर खनिज ये जो है ये हमारे जीवन में आज के समय में बहुत उपयोगी है। प्राकृतिक पर्यावरण ये भी प्रकृति की देन है। जैसे हमको पता है खनिज कई साल पुराने जो तत्व होते हैं, जो साधन होते हैं, या जो हमारे खनिज हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो जब सड़ जाती हैं तो हमको इसकी प्राप्ति होती है। तो वो भी प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रही है, वो भी प्राकृतिक रूप से, मतलब किसकी देन है, वो प्रकृति की ही देन है। फिर उसके बाद वनस्पति का हम उपयोग करते हैं, उसके फ्रूट्स, सब्जी, साग सब्जी जो भी है, मतलब अनाज, सब हम वनस्पति का उपयोग करके प्राप्त करते हैं। जलवायु को जैसे मैंने बताया कि भारत में 3 प्रकार की जलवायु है, तो वो जलवायु के हिसाब से उसका रहन सहन, उसका अभी जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में जलवायु के हिसाब से वो क्या करेगा, अपना पहनावा बदलेगा, रेनकोट का उपयोग करेगा। ऐसे ठंडी में जब ठंडी आती है तो वो स्वेटर का उपयोग करेगा। तो उस हिसाब से वो पर्यावरण का उपयोग करके, जलवायु का उपयोग करके, प्राकृतिक तत्व, अन्य प्राकृतिक तत्व का उपयोग करके भी वो व्यक्ति या मनुष्य अपना जीवन यहाँ पे स्थापित करने का, यापन करने का प्रयास करता है। अब इसके बाद है अगला सांस्कृतिक पर्यावरण मतलब मानव सर्जित एक तरीके से उसकी संस्कृति के आधार पर, जैसे मैंने बताया था, हर 10 किलोमीटर पर बोली चेंज हो जाती है, रहन सहन चेंज होता है, पहनावा चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण में है जनसंख्या, बस्ती मतलब जो घर मकान होते हैं, अलग अलग बस्तियां, झुग्गियां, उस तरीके की खेती, उद्योग। तो इस तरीके से वो सांस्कृतिक पर्यावरण का अपने अपने जैसे अलग अलग भाग में, भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। एक ही स्टेट में सभी अनाज का उत्पादन नहीं हो सकता, या सभी चीज़ों का, खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का हमको वातावरण चाहिए होता है। जैसे हमको चाय का उत्पादन करना हो, कॉफ़ी का उत्पादन करना हो तो पहाड़ी प्रदेश,
अब सेब का उत्पादन अगर करना हो तो ये कहो कि रेगिस्तान में सेब उग जाए तो वो तो बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए भी ठंडा प्रदेश चाहिए। तो इस तरीके से इसका भी बहुत उद्योग मतलब असर पड़ता है। फिर उसके बाद परिवहन, दूरसंचार, व्यापार। सांस्कृतिक में परिवहन के द्वारा व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह अपने जो भी व्यवहार होता है वो कर सकता है। दूरसंचार आज सभी के हाथों में एक स्मार्टफोन है। वो अपनी बातचीत, अपने व्यवहार सांस्कृतिक तौर पे, व्यावहारिक तौर पे करता है। अब उसके बाद मानव भूगोल की विषय वस्तु में दो चीजें, प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। इसके बाद मानव भूगोल एक दूसरे से परस्पर जुड़कर तीन कार्य करते हैं। मतलब मानव और भूगोल ये अलग नहीं है। मानव यहाँ पे आया तो वो भूगोल का उपयोग करके ही कुछ ना कुछ नया करने का, कुछ ना कुछ सीखने का, अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को यहाँ पे टिकाने का प्रयास करता है। तो उससे ये मानव और भूगोल जुड़कर एक संबंध स्थापित करते हैं। उसमें तीन बातों का समावेश होता है: मानव निर्मित घटनाओं का स्थिति संबंधित विश्लेषण, परिस्थिति विश्लेषण और प्रादेशिक क्षेत्रीय समन्वय। मानव निर्मित घटनाओं की स्थिति संबंधी विश्लेषण मतलब कि मानव संबंधी जो भी घटनाएं होती है, जो भी उसके आसपास घटित होता है, जो भी उसके वर्तन व्यवहार में, उसका समावेश। परिस्थिति मतलब परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अपने आप को ढालता है, परिस्थिति के हिसाब से वो चीज को एक्सेप्ट करके पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर वो वहां पे जीवन स्थापित करने का प्रयास करता है। फिर प्रादेशिक या क्षेत्रीय समन्वय की जैसे अलग अलग प्रदेश के लोग एक प्रदेश से आके दूसरे प्रदेश में रहते हैं, अपने आप को स्थापित करने का, समन्वय करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं तो मानव भूगोल के साथ मिलकर कुछ प्रवृत्तियां करता है, उसके बारे में देखते हैं। मानव चार प्रकार की प्रवृत्ति करता है: प्राथमिक, मौलिक, फिर सेवाएं और उच्च स्तरीय सेवाएं। ये चारों को मानव अपने जीवन में पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करके करता है। तो मानव प्रवृत्तियों में पहला है प्राथमिक प्रवृत्ति। प्राथमिक प्रवृत्ति में भोजन, वस्त्र, निवास और साधन, मतलब प्रकृति में रह के पर्यावरण का उपयोग करके वो इन साधनों का अपनी प्राथमिकता के रूप में इसका उपयोग करता है। फिर उसके बाद दूसरा है मौलिक व्यवसाय। मौलिक व्यवसाय मतलब कि ये तो हुआ उसका जीवन यापन करने के लिए, इन चीजों को जो मूल चीजें हैं उनका उपयोग करता है। फिर उसके बाद मौलिक व्यवसाय, अब वो अपने जीवन, अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए, अपनी इनकम का सोर्स क्रिएट करने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए या व्यवसाय करने के लिए वो परिवहन, शिकार, मत्स्यन, पशुपालन, खेती और लकड़ी काटना, ये सब चीजों का उपयोग करके प्रकृति से ही, पर्यावरण के साथ ही संबंध स्थापित करके पर्यावरण से कुछ ना कुछ लेके वो परिवहन करेगा, शिकार, मत्स्यन, पशुपालन, खेती और लकड़ी काटना, ये इसके हुए मौलिक व्यवसाय, जो कि व्यवसाय कर कर वो अपने आप को पृथ्वी पर या पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। फिर उसके बाद सेवाएं प्राथमिक में भोजन, वस्त्र, निवास, साधन, मौलिक व्यवसाय में परिवहन, शिकार, मत्स्यन, पशुपालन, खेती, लकड़ी काटना, ये इसके इतने कार्य हुए। अब उसके बाद सेवाओं में आता है निर्माण कार्य, व्यापार, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन। ये सब सेवाएं, कुछ सेवाएं वो किसी को देता है, कुछ सेवाएं लेता है। तो इस तरीके से ये इसकी सेवाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा वो संबंध स्थापित करके ये सब सेवाएं लेता है। तो सेवाओं के बाद आता है उच्च स्तरीय सेवाएं। उच्च स्तरीय सेवाओं में प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, धर्म और कला साहित्य, ये पांचों का उपयोग होता है। मतलब कि ओवरऑल अगर देखने जाएं तो मानव ये प्रकृति पर आधारित है, प्रकृति का हिस्सा ही मानव है। वो प्रकृति के कुछ ना कुछ सोर्स लेकर, कुछ ना कुछ जरूरी सामान लेकर वो प्रकृति में ही रह के वो कार्य करता है, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे उच्च स्तरीय, वो सबका भोग यही भोगता है, प्रकृति में ही रह के काम करता है, सब सेवाएं यहीं पे वो लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।